आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प लीगल किस्से पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसी कहानी जो सच में किसी को भी हैरान कर दे। बिल्कुल। मेरा मतलब हम सुप्रीम कोर्ट के 2026 के जजमेंट सबूकू शंकर वर्सेस द स्टेट की बात कर रहे हैं। इसका मेन मिशन है जुडिशरी और पुलिस के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, जिसे हम सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं, उसको समझना। सही कहा। इसकी शुरुआत एक ऐसी विडंबना से होती है जो काफी अजीब है। एक शख्स हैं ए शंकर, जिन पर करीब 37 केसेस थे। 37 केसेस, हाँ। तो वो पुलिस हरासमेंट से बचने के लिए मद्रास हाईकोर्ट गए थे। उम्मीद थी कि उन्हें बचाव मिलेगा। पर कोर्ट ने उन्हें बचाने के बजाय एक अलग ही आदेश दे दिया। वही तो, कोर्ट ने पुलिस को बचे हुए 13 केसेस में सिर्फ 4 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल करने को कह दिया। एक तरह से मदद मांगने गए और मुसीबत दुगनी हो गई। इसे सुनकर मुझे वर्स्ट ऑफ डॉक्ट्रिन की याद आती है। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कामली पी राधाकृष्णन केस का हवाला दिया। ये डॉक्ट्रिन बहुत साफ कहता है कि अगर कोई इंसाफ के दरवाजे पर दस्तक देता है तो उस कोशिश के कारण उसकी स्थिति पहले से और बुरी यानी वर्स पोजीशन में नहीं की जा सकती। बिल्कुल। कानून की शरण में आने का मतलब है सुरक्षा पाना, ना कि नए सिरे से निशाना बनना। जब हाईकोर्ट ने सीधे चार्जशीट फाइल करने की डेडलाइन दी तो उन्होंने इसी बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन किया। चलिए इस कानूनी टकराव को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। अगर हम सीआरपीसी के सेक्शन 173 और नए बीएनएसएस के सेक्शन 193 को देखें, दोनों कानून साफ तौर पर कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद रिपोर्ट फाइल करना पुलिस का ही अधिकार है। और इसमें एक टर्म आता है रिट ऑफ मैंडेमस। इसे अगर एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझें तो ये कैसा होगा? देखिए, ये ऐसा ही है जैसे एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को अपना काम समय पर खत्म करने का आदेश देता है। मैनेजर ये जरूर कह सकता है कि रिपोर्ट फ्राइडे तक दे दो, पर वो ये नहीं बता सकता कि उस रिपोर्ट का फाइनल नतीजा क्या होगा। सही पकड़ा। ठीक वैसे ही कोर्ट पुलिस को जांच पूरी करने को कह सकती है, पर रिजल्ट क्या होगा ये तय नहीं कर सकती। और चार्जशीट एक तरह से वही फाइनल रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि सबूतों के आधार पर ट्रायल होना चाहिए या नहीं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एचएन ऋषिबुद्ध केस का जिक्र करके याद दिलाया कि जांच करना पूरी तरह पुलिस का क्षेत्र है। कोर्ट इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस पर नजर रख सकती है, पर फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन यानी क्या सबूत काफी हैं, ये तय करना सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम है। तो हाई कोर्ट का 4 महीने में चार्जशीट फाइल करने का आदेश एक तरह से पुलिस की स्वतंत्रता को छीन रहा था। हाँ, उस दबाव में आकर काम करने से पुलिस मैकेनिक्स की तरह काम करती है और इन्वेस्टिगेशन की निष्पक्षता खत्म हो जाती है। इसी वजह से जस्टिसेस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 8 और 9 को पूरी तरह रद्द कर दिया। उन्होंने उन चार्जशीट्स को जो दबाव में फाइल हुई थी, उन्हें जहरीले पेड़ का फल यानी फ्रूट्स ऑफ अ पॉइजन ट्री बताकर क्वेश कर दिया। क्योंकि अगर जांच की शुरुआत ही दबाव में हुई है तो उसकी फाइनल रिपोर्ट कानून की नजरों में दोषित ही मानी जाएगी। इस फैसले ने ड्यू प्रोसेस की अहमियत को दोबारा स्थापित किया है। सुनने वालों के लिए जानना जरूरी है कि ड्यू प्रोसेस उन्हें जल्दबाजी और गलत मुकदमों से बचाता है और ये दिखाता है कि लीगल सिस्टम एक सुरक्षित जगह है, कोई जाल नहीं। और लीगल प्रोफेशंस के लिए ये केस पुलिस की इन्वेस्टिगेटिव इंडिपेंडेंस को बचाता है और विट ज्यूरिसडिक्शन की सीमाओं को तय करता है। एक जज पुलिस ऑफिसर को किसी पर आरोप लगाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि तेज इंसाफ जरूरी है, पर बिना दबाव की निष्पक्ष जांच के बिना नहीं। बिल्कुल, स्पीडी जस्टिस किसी फेयर इन्वेस्टिगेशन की कीमत पर नहीं आना चाहिए। पर अब मैं एक ऐसे सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगी जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। बोलिए, मैं सुन रहा हूं। अगर कोर्ट्स समय पर इंसाफ के लिए डेडलाइंस तय नहीं कर सकते और दूसरी तरफ पुलिस अपने हिसाब से सालों तक जांच खींच सकती है, तो क्या सच में कानून की स्पीड आम आदमी के हक में काम कर रही है? ये एक ऐसी उलझन है जिस पर हम सबको अकेले में विचार जरूर करना चाहिए।